नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किसलय से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपको चित्र बनाना अच्छा लगता है? हाँ, ज़रूर अच्छा लगता होगा। आप चित्र बनाते भी हैं। तो चित्र बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, बताइए। पेंसिल, रबर, ब्रश, मोम कलर या स्केच कलर, पेंट ब्रश, है ना, पेंट या वाटर कलर हो या ऑयल कलर हो, यानी तेल चित्र जो होते हैं, या पानी में मिलाकर जो चित्र बनाते हैं वो होते हैं, है ना। तो बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है और सबसे बड़ी चीज़ कि एक कैनवास होना चाहिए, कागज़ होनी चाहिए या कपड़ा, कागज़ या वो बेस होना चाहिए जिस पे आप चित्र बनाएं। बच्चों, चित्रकला एक बहुत ही सृजनात्मक कला है। ये मन के भावों को कागज़ पर उकेरती है। तो चित्रकार के मन में जो छवि होती है या जो भावनाएं होती हैं उसे कागज़ पे उतारा जाता है या किसी भी आधार पे, या चाहे वो कपड़ा हो, लकड़ी हो, दीवार हो या और भी जो अन्य चीज़ें होती हैं उनके ऊपर उसको उकेरा जाता है और वो होती है चित्रकारी। और आप जानते हैं हमारे देश में कई तरह की चित्र शैलियों का उपयोग किया जाता है या कई तरह की चित्र शैलियाँ बनाई जाती हैं, जैसे मधुबनी चित्रकला, वाटिक चित्रकला या फिर मिथिला चित्रकला। बहुत ही मशहूर आपने इन चित्रकलाओं के नाम सुने होंगे। वर्ली चित्रकला, ये सारी चित्रकलाएं बहुत ही मशहूर भी हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि जो चित्रकार होते हैं वो कई तरह के चित्र बनाते हैं, चाहे वो किसी मनुष्य का चित्र हो यानी कि पोर्ट्रेट हो, या फिर किसी दृश्य का चित्र हो या किसी विशेष घटनाओं का चित्रण हो। तो इस तरह से चित्रकला मन के भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। बच्चों, आज मैं चित्र और चित्रकलाओं के बारे में बात कर रही हूँ, तो ज़रूर इसी से संबंधित आपका पाठ भी होगा। जी हाँ, आज का जो पाठ है वो है पाठ 2, असली चित्र। जी हाँ बच्चों, चलिए। और ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। हम लोग पहले उस कहानी को सुनते हैं, देखते हैं और उसके बाद उसे समझने की कोशिश करते हैं और इस कहानी के मज़े लेते हैं। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या है। पाठ 2, असली चित्र। कहानी यूँ शुरू होती है बच्चों कि राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। अपार का अर्थ होता है बच्चों बहुत सारा। लेकिन वह एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। कहने का अर्थ है कि जो रुपए का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है कौड़ी, जिसका आजकल प्रयोग तो नहीं होता है, लेकिन ये कहा जाता है, कहावत के रूप में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं कि एक कौड़ी भी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। वो इतना कंजूस था कि वो बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहता था। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। यूँ तो वो किसी की बात मानता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि हर बात में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन उनके मित्रों ने उसका चित्र बनवाने के लिए राजी कर लिया। मानने को वह मान तो गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कहने का अर्थ है कि वो बिल्कुल मन उसका विचलित हो रहा था कि मैं कैसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उसे दूंगा। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था, मतलब वो बड़ा चालाक था। वो उपाय ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं कि मुझे पैसे नहीं देने पड़े।
वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। अब देखिए बच्चों, पैसा ना देना पड़े इसके लिए वो क्या क्या करता है। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदल कर वहाँ आ गया। अब बताइए, चेहरा भी उसने बदल लिया अपना, है ना। तो देखिए, चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं, फिर यह मेरे किस काम का, तुम ही मिलाकर देख लो। अब चित्रकार बेचारा एकदम सोच में पड़ गया और चित्रकार को कह रहा है कि मेरे चेहरे को ठीक से देख लो, अब जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूँगा। अब बताइए बच्चों, ये तो क्या बात हो गई। चित्रकार ने इतनी मेहनत से उसका चित्र बनाया था, अब उसने अपना चेहरा ही बदल लिया। क्या किया होगा उसने, बताइए। या तो अब पहले दाढ़ी होगी, फिर वो दाढ़ी काट लिया होगा, या फिर पगड़ी जिस तरह उसने बांधी होगी दूसरे तरह से उसने पगड़ी बांध लिया होगा। इस तरह से अपने रूप में बदलाव थोड़ा कर लिया था उसने, और वो चित्रकार पर ही आरोप लगाने लगा कि मेरे चेहरे से तो तुम्हारा चित्र मिल ही नहीं रहा है, अब मेरे चेहरे जैसा ही चित्र बना कर लाओ तभी मैं दूंगा पैसा। चित्रकार निराश हो चला और वो निराश होकर चला गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बना कर लाया। जो कल उसने चेहरा देखा था ना, वही चेहरा, उसी तरह का चित्र उसने बना कर लाया, जो उसने पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। कि पिछला जो चेहरा था अब वैसा ही चित्र उसने बनाया। लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया। अब चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो और भी भौचक रह गया। चेहरा चित्र से न मिलता था सो न मिला। अब चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसे तो बड़ी निराशा हो रही थी कि आज जो मैं चित्र बना के लाया वो तो चेहरा से मिल ही नहीं रहा है। अब उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती हो कैसे जाती है। उसे लग रहा था कि मैं ही गलती कर रहा हूँ। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो ये चालाकी तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो जो कंजूस सेठ हैं वो अपना चेहरा बदल लेते हैं। मेरी ही चित्रकारी में कोई कमी रह जा रही है, तो उसने फैसला किया कि फिर से चित्र बनाया जाए। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों के जैसा ही हश्र हुआ। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक शब्द है कारस्तानी, इसका अर्थ है कारनामा। हाँ, वो जो कर रहा था वो है कारनामा। वो जो काम कर रहा था उसे क्या कहा गया, कारस्तानी। चलिए बच्चों देखिए, तो ये फिर से वही बात हो गई। उस सेठ ने अपना चेहरा बदल लिया और चित्रकार के चित्र से बिल्कुल भी वो मिल नहीं रहा था उसका चेहरा। इसके बाद भी कई दिन तक नए नए चित्र बनाता रहा। हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती रही, क्योंकि सेठ भी काफ़ी चतुर चालाक था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं इसका कीमत अदा करूं, और इसके लिए वो बार बार अपना चेहरा बदलता था। और चित्रकार बार बार बड़े जोश के साथ वो नए चित्र बनाता रहा कि आज उसका चित्र जो है उसके चेहरे से ज़रूर मिल जाएगा, और इस बार मुझे मेहनताना मेरा इसका जो कीमत है वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन सेठ भी बड़ा चालाक था और कंजूस तो वो था ही। वो तो कोशिश में लगा था कि मुझे बिल्कुल भी इसकी कीमत अदा नहीं करनी पड़े और मैं ऐसे ही चित्र बनवा लूं। इसके लिए वो बार बार अपने चेहरे को बदल रहा था। बताइए बच्चों, ये तो है ना किसी को परेशान करने वाली बात कि चित्रकार इतनी मेहनत से उसका चित्र बनाता था,
कई बार उसने चित्र बनाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और वो चित्र उसके चेहरे से मिल ही नहीं रहा था। तो चित्रकार भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारा, उसने बार बार चित्र बनाया, बार बार चित्र बनाया। और इधर सेठ भी एक बिल्कुल अड़ा हुआ था कि मुझे तो पैसे नहीं देने हैं, सो नहीं देने हैं। अब देखिए फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल समझ चुका था। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था, और पैसे न देने के बाद वह कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। वह भी बड़ा हिम्मत वाला था। देखिए कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इस पर खूब सोचने के बाद उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। बच्चों, तेनालीराम के बारे में आप जानते हैं क्या? वो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, है ना? सारी समस्याओं का हल उनके पास होता था। और तेनालीराम ने क्या सलाह दिया, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी कि कल तुम उस कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ, खूब ठीक से मिलाकर देख लें, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी, यानी कि तुम्हारा काम हो जाएगा। कल होकर चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। अब सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी, आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख लें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। देखिए, सेठ जी तो आईना देखकर बिल्कुल चकित हो गए, सोच में पड़ गए हैं कि अरे ये क्या हुई। इस बार इस बात पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखला कर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बना सकता है। बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। अब सेठ समझ गया था कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम की ही हो सकती है, और वो हार मान गया। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दी। मतलब इस बार चित्रकार तेनालीराम की मदद से उसका जो मेहनत था, उसका जो मूल्य था, चित्र का मूल्य जो था, वो चित्रकार को मिल गया। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी बताइए, क्योंकि अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए, क्योंकि ये तो तेनालीराम की सूझबूझ थी, बुद्धि थी, और उसने बिना झगड़ा किए, बिना शिकायत किए, बिना किसी विवाद के इस समस्या का हल निकाल दिया था। तो तेनालीराम तो बड़े बुद्धिमान थे, नहीं तो दूसरे होते तो पता चलता कि उसी बात के लिए झगड़े हो रहे हैं या विवाद हो रहा है और कैसे उसका उपाय निकाला जाए, है ना। तो बिना विवाद के, बिना झगड़े के ये मामला वहीं ख़त्म हो गया। बड़ी सूझबूझ से उसकी बुद्धि को उसने हराया, है ना, और चित्रकार को अपने तस्वीरों का मूल्य मिल गया। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे उम्मीद है बड़ा मज़ा आया होगा। चलिए हम लोग कुछ शब्दार्थ को देखते हैं और कुछ और प्रश्न आपसे पूछते हैं। चलिए
पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। इस पाठ में कहीं कहीं कुछ कठिन शब्द थे जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, उसके शब्दार्थ यहाँ बताए गए हैं, आप देखिए। अपार, अपार का अर्थ होता है बहुत, यानी बहुत ज़्यादा। और राज़ी का अर्थ होता है मानना, क्योंकि मित्रों ने राज़ी कर लिया था महाकंजूस सेठ को कि चलो एक चित्र बनवाया जाए। स्वर्ण का अर्थ है सोना, आपने देखा है सोने चांदी के गहने, है ना, तो स्वर्ण मुद्राएं थी, देनी थी उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं। तो स्वर्ण का अर्थ है सोना, जो एक धातु है। अदा करना का अर्थ है चुकाना। भौचक मतलब आश्चर्यचकित, जैसे अचानक किसी चीज़ को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वैसे ही भौचक रह जाना। कारस्तानी यानी कि किया गया कार्य, करतूत या कर्म, है ना। हश्र का अर्थ होता है परिणाम। अब बताइए यह कहानी आपको कैसी लगी? इस संबंध में आप अपने तर्क या विचार दें। मतलब आपको बताना है बच्चों कि कहानी कैसी थी, रोचक थी, अच्छी थी, बुरी थी, या इस कहानी से आप क्या समझ रहे हैं। तो बताइए इस कहानी से आप क्या समझे और इस कैसी आपको लगी ये कहानी। मुझे तो ये कहानी बहुत ही रोचक लगी। कैसे? देखिए, यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप जब पढ़ते हैं इसे तो कहानी पढ़ने में आदि से अंत तक रोचकता बनी हुई है, उत्सुकता बनी हुई है कि आगे क्या हुआ। तेनालीराम की बुद्धि के आगे सेठ जी की चालाकी नहीं चली और अंत में उसको अपनी हार माननी पड़ी। तो ये कहानी बहुत ही रोचक थी और मनोरंजक भी थी। चलिए अब देखिए, ये बताइए कि इस कहानी का कौन सा पात्र आपको बहुत अच्छा लगा और क्यों? चलिए बताइए, क्या सेठ जी अच्छे लगे या चित्रकार अच्छा लगा या तेनालीराम? बताइए कौन अच्छा लगा। वैसे तो इस कहानी में कुल 4 ही पात्र हैं, पर तेनालीराम की भूमिका सर्वोपरि है, क्योंकि तेनालीराम के कारण ही कहानी आगे बढ़ी और उसका सुखदायी अंत होता है। अन्यथा कहानी का बीच में ही अंत हो जाता और अंत सुखदायी दुखदायी होता, क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। तेनालीराम के सूझबूझ से ही तो चित्रकार का पारिश्रमिक उसे मिल पाया, है ना। चलिए, 1 कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका अर्थ क्या हो सकता है ये बताइए। इसका अर्थ है कि जो लोग कंजूस होते हैं उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। इस संबंध में एक कहावत भी है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी बची रहे। चमड़ी का अर्थ क्या होता है बच्चों? त्वचा, मतलब हमारा हाथ पैर या कुछ भी कहीं चोट लग जाए, कट जाए, लेकिन पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। तो 1 कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकल जाने की नौबत आ जाती है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मैं 1 रुपया भी, 1 कौड़ी भी, मतलब रुपए का सबसे छोटा अंश भी मैं किसी को दूं। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में भी एक ऐसा ही धनी से सेठ था जो पैसे को हाथ से निकलना सहन नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि बिल्कुल पैसा मेरे से बिल्कुल भी ना खर्च हो, मैं किसी भी चीज़ पे पैसा ना खर्च करूं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आपको रिक्त स्थानों को भरना है। अब इस पाठ के आधार पर आप बताइए कि यहाँ क्या भरा जाएगा। कंजूस सेठ ने चित्रकार से खाली जगह देने का वादा किया। बताइए क्या देने का वादा किया? हाँ, अब आप सोचिए। दूसरा आप प्रश्न देखिए, यह कहानी राजा किसके राज्य की है? राजा का नाम सोचिए। चित्रकार ने बताइए किससे सलाह ली?
हाँ, उनका नाम लिखना है यहाँ। एक दिन चित्रकार खाली जगह लेकर सेठ के पास पहुंचा। बताइए क्या लेकर पहुंचा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, और आपको लिखना भी है। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बताइए क्या थे? चलिए अब मैं आपको उत्तर बताती हूँ। कंजूस सेठ ने चित्रकार से उसके चित्र के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया था। यह कहानी बताइए कौन से राजा के? कृष्णदेव राय के राज्य की है। और चित्रकार ने किससे सलाह ली थी? तेनालीराम से। एक दिन चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर सेठ के पास पहुंचा था, और तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक थे। विदूषक किनको कहते हैं बच्चों? जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना, उनको विदूषक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बताइए बच्चों कि चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते? क्या आप बार बार चित्र बनाते, या एक दो चित्र बनाने के बाद हार मान जाते? क्या आप कोई और उपाय करते रुपए पैसे लेने के? तो चित्रकार की जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो निराश होकर बैठ जाता, और 2-3 प्रयास के बाद बनाए चित्र को कंजूस सेठ के घर छोड़कर आ जाता, क्योंकि कंजूस सेठ ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है ना। हाँ बच्चों, लेकिन चित्रकार ने हिम्मत नहीं हारी और वो गया तेनालीराम के पास मदद मांगने, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मैं तो बिल्कुल सही मेहनत कर रहा हूँ, ये चालाकी सेठ ही कर रहे हैं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि मुझे मेरा मेहनताना मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। गप लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है या फ़ायदा? 5 वाक्य में लिखिए। अब बताइए ये गप क्या होता है बच्चों? जो आप लोग वर्ग में एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, वही तो है गप। एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से कई तरह की बात करना। कभी कभी बिना ज़रूरत के, बिना बात के भी बातें हो जाती हैं, है ना, ये होता है गप। तो गप करने से क्या होता है? गप लगाने का आधार ज़्यादातर झूठ ही होता है। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ अपने बल पर बहुत देर तक टिक नहीं पाता, और बराबर गप लगाने वाला व्यक्ति अपने मित्रों के सामने बहुत प्रभाव डालने में विफल हो जाता है, क्योंकि बार बार कोई झूठ बोलेगा तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, है ना, क्योंकि सच्चाई प्रकट हो जाती है ना। गप लगाने से नुकसान ही होता है, यानी कि नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, क्योंकि कुछ दोस्तों को देखा होगा आपने कि वो आपस में बात करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, जो झूठी ही बातें होती हैं। तो ये सारे होते हैं गप। बताइए बच्चों कि बार बार कंजूस सेठ के द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह किसने दी, और दी गई सलाह का क्या परिणाम हुआ? हाँ बच्चों, आपको बिल्कुल याद है कि सलाह तेनालीरामा ने दी। तो उससे क्या हुआ था? बताइए परिणाम, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? चित्रकार कंजूस सेठ की चालाकी से हतप्रभ हो गया था, यानी आश्चर्यचकित हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह तेनालीराम के पास गया और अपनी सारी समस्याएं बताई। तेनालीराम ने ही चित्रकार को आईना लेकर जाने के लिए कहा, जिसमें कंजूस सेठ को अपना सही चेहरा दिखाई दे। कंजूस सेठ का असली चेहरा स्वयं प्रकट हो गया और उसे अपनी हार मानने को मजबूर होना पड़ा। यह सलाह उस स्थिति में सबसे अच्छी थी और उसका सही प्रभाव पड़ा। तभी तो चित्रकार को क्या हुआ? उसके मेहनत का फल मिल गया, यानी मेहनताना मिल गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं।
बच्चों, बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छांट कर लिखिए। बच्चों, आप जानते हैं संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप ये जो दिए गए शब्द हैं, इसमें से आपको संज्ञा छांटना है कि संज्ञा आखिर कौन है। चलिए देखिए, जिससे किसी जाति का बोध होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पूरी जाति के लिए कहा जा रहा है, वो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे चित्रकार, गाय, आईना, क्योंकि इसमें कहीं कोई नाम नहीं है, है ना। लेकिन देखिए दूसरे ख में देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें कि एक खास व्यक्ति को नाम से संबोधित किया गया है। कृष्णदेव राय, तेनालीराम, हिमालय। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो भाव प्रकट करता है, बताइए कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं? हंसना, दुखी होना, कंजूसी, ईमानदारी, ये सारे भाव हैं। तो कंजूसी, ईमानदारी जो है वो है भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है बच्चों? जिससे किसी तरल पदार्थ के होने का बोध होता है, जैसे पानी, दूध। और है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं समूह में, जैसे लोग, वर्ग में आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेला, है ना। तो ये है समूहवाचक संज्ञा। पढ़ना क्रिया है, संज्ञा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सारे शब्द थे, इनको हम लोगों ने अलग अलग संज्ञा समूह में विभक्त किया, अलग अलग संज्ञा समूह में रखा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। पानी पानी होना, काम चांदी होना, या हंसते हंसते लोटपोट होना, हिम्मत करना, भौचक रहना, ये सारे हैं मुहावरे। अब आप इनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पानी पानी का मतलब क्या होता है बच्चों? पानी पानी होना अर्थात लज्जित होना। सच्चाई प्रकट होने पर रणधीर पानी पानी हो गया, यानी कि बहुत लज्जित हो गया। काम चांदी होना अर्थात काम पूरा हो जाना। पैसा मिलते ही उसका काम चांदी हो गया, यानी कि पैसा मिलने के बाद उसका काम पूरा हो गया। हंसते हंसते लोटपोट होना, यानी कि बहुत ज़्यादा हंसना। बच्चे की बात सुनते ही घर के सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, बहुत ज़्यादा हंसना। हिम्मत हारना, यानी कि जब मन में उत्साह नहीं होता है, हिम्मत हार जाते हैं लोग, दुखी हो जाते हैं, है ना। तो बाधा आने पर भी मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, यानी कि फिर से कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को हारा हुआ नहीं महसूस करना चाहिए। भौचक रह जाना, आश्चर्यचकित रहना, है ना। तो परीक्षा में असफल हो जाने की सूचना पाकर वह भौचक रह गया, यानी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो असफल हो जाएगा, तो इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक का अर्थ क्या होता है बच्चों? उल्टे अर्थ वाले, यानी कि आप इसका उल्टा लिखिए। अपार, अपार का उल्टा क्या होता है? अपार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और उसका उल्टा हो जाएगा सीमित। और निराशा का उल्टा है, विपरीतार्थक है आशा। देर का अर्थ है काफ़ी देर हो जाना, तो देर का उल्टा, देर का विपरीतार्थक है शीघ्र, यानी जल्दी करना। देर का मतलब काफ़ी देर से किसी काम को करना, तो देर का विपरीतार्थक है शीघ्र। नया का पुराना। समझ का विपरीतार्थक है नासमझ, और सही का उल्टा या विपरीतार्थक है गलत। चलिए और आगे देखते हैं। निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ कुछ शब्द हैं, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार और सलाहकार। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। बताइए कौन कौन से वाक्य आप बना सकते हैं? चित्रकार, भारत में अनेक अच्छे चित्रकार हैं। और पत्रकार, पत्रकार बनकर आप यश कमा सकते हैं।
कलाकार अच्छे कलाकार का सभी सम्मान करते हैं। सलाहकार, सलाहकार बनना गौरव की बात है। जो सलाह देते हैं उनको क्या कहा जाता है बच्चों? सलाहकार। बच्चों, आज आपने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनी और देखी। साथ ही आपने एक चतुराई भी देखी, तेनालीरामा की चतुराई। उसके बाद आपने इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल किए। साथ ही हमने व्याकरण के भी कुछ कार्य किए। आपने देखा कि संज्ञा, क्रिया या विपरीतार्थक शब्द या नए नए शब्दों से वाक्य भी बनाए। बच्चों, ऐसे ही इस कहानी को आप पढ़िए, बार बार पढ़िए और इस कहानी को समझिए और इससे संबंधित अध्याय को भी पूरा कीजिए और गृह कार्य भी ज़रूर कीजिएगा। आप अपने पुस्तिका में भी इसे ज़रूर नोट कीजिए और हमेशा ध्यान से अपने कार्य को कीजिए। और चलिए, आज के इस कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।